हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी ईओ एग्ज़ाम के लिए एक खास सीरीज जिसका नाम है विजय सीरीज। और इस विजय सीरीज में हम ईपीएफओ एपीएफसी ईओ के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को 10 आवर के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज क्वांट में पार्ट नंबर 3 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और जो टॉपिक डिस्कस होंगे वो परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस होंगे। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे आप में से ये सोच रहे होंगे, इस वीडियो को शुरू करने से पहले ही मैं बता देता हूँ कि यार ये क्लास 1.5 घंटे की होगी, और इस 1.5 घंटे की क्लास में परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस दोनों चैप्टर कंप्लीट हो गए। दोस्तों, अलग अलग एग्जाम की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। मैं ही हूँ जो शायद बैंकिंग एग्जाम में जब परसेंटेज पढ़ाता हूँ तो 8-10 घंटे आराम से ले लेता हूँ। प्रॉफिट लॉस में अलग से टाइम लग जाता है इतना। ठीक है, तो एसएससी के लिए पढ़ाओ तो अलग, लेकिन आपका जो ईपीएफओ का एग्जाम है इसकी डिमांड ही इतनी है। समझ रहे हो ना? ये नहीं है कि अननेसेसरी हमें कुछ भी कवर करना है। हम रेलेवेंट चीजें ही कवर कर रहे हैं, तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सिर्फ वही मैं यहाँ पे कवर करूंगा। और खास बात ये होगी कि मैं सारे पीवाईक्यू भी करवाऊंगा आपको। जितने ईपीएफओ एपीएफसी ईओ में आज तक सवाल पूछे गए हैं परसेंटेज प्रॉफिट लॉस के, वो सारे ही इस वीडियो में डिस्कस होंगे, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि कितनी हमें जरूरत है। ठीक है जी, वीडियो को शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे यूपीएससी ईपीएफओ के कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं, तो जुड़ने से पहले आप हमारे डेमो क्लासेस भी ले सकते हो। आपको क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है या गूगल पे टाइप करना है edutap.in। ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज में जाओगे तो ये यूपीएससी ईपीएफओ कोर्सेज दिखेगा आपको। तो यहाँ यूपीएससी ईपीएफओ कोर्सेज में आके ये 2 दिन का एक डेमो कोर्स है हमारा। ठीक है, तो इस 2 दिन के डेमो कोर्स में जाइए और आप इसके बारे में जितने भी हमारी जो भी हम डिलीवरेबल दे रहे हैं उनके कुछ जो बोलते हैं ना कि डेमो लेक्चर्स हमने यहाँ रखे हैं, चाहे वो करंट अफेयर की मैगजीन है, चाहे वो नोट्स है या क्लास है, तो 2 दिन आप फ्री ऑफ कॉस्ट इनका यूज कर सकते हैं। तो आप इनको एक बार जरूर लगाएं, और अगर आपको फिर कोर्स अच्छा लगे तो फिर आप हमारे इन दोनों कोर्सेज में से किसी में भी इनरोल कर सकते हैं। अगर आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं एक ही जगह, तो आप इस मास्टर कोर्स में इनरोल करें, और अगर आपको स्पेशली सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो फिर आप इस वाले कोर्स में इनरोल करें। ठीक है, चलो, तो ये डिसीजन आप जरूर लीजिएगा, लेकिन इससे पहले ये लाइव कोर्स जो डेमो कोर्स है, सॉरी, इसको जरूर अटेंड करिएगा। ठीक है जी, शुरू करते हैं आज की कहानी। ठीक है, तो सबसे पहले परसेंटेज। ठीक है, अब परसेंटेज में जो बेसिक बेसिक बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, पहली बात तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100। ठीक है, किसी भी डाटा को 100 से कंपेयर करना ही परसेंटेज है। जैसे उसने बोला कि एक लड़का है रवि। ठीक है, अब रवि के 400 नंबर आए भाई। ठीक है, किस में से? 500 में से। बताओ उसके कितने परसेंट मार्क्स आए। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि जैसे ये 400 मार्क्स आए आउट ऑफ 500, ऐसे ही अगर मैं इसको 100 से कंपेयर करूं तो कितने मार्क्स आएंगे। ठीक है, सिर्फ इतना सा मतलब है इसका। जैसे बोला गया कि 8 आवर्स इज व्हाट परसेंट ऑफ द होल डे। 8 आवर्स इज व्हाट परसेंट ऑफ द होल डे, मतलब 24 घंटे का 8 घंटे, यानी 8 घंटे 24 घंटे का जितना पार्ट है ना, उतना ही सेम हमें बताना है कि ये 100 से अगर कंपेयर करूं तो कितना होगा। ठीक है, ये मतलब है परसेंटेज का। यानी हर बार डाटा को 100 से कंपेयर करना ही क्या है? परसेंटेज है। बात को समझे? अब दो बातें होंगी यहां। पहली तो बेसिक सी बात ये कि जब भी हमें क्या करना हो, कन्वर्ट इन परसेंटेज। किसी भी डाटा को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपको हमेशा क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय 100। मैं बोलूं कि कोई एक फ्रैक्शन है 2/5, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो इंटू 100 कर दो। ये 5 से गया 20, तो ये कितना होगा? 40%। ठीक है, कहीं लिखा है कि ये 3/8 है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो इंटू 100 कर दो। ठीक है भाई, ये सिंपल सी चीज ध्यान रखनी है। दूसरा जो है, जब भी रिमूव करना हो परसेंटेज को, रिमूव परसेंटेज। आप सोच रहे होंगे सर ये फ्रैक्शन में क्यों लिखा आपने? बिना फ्रैक्शन के होगा ही नहीं भाई। परसेंटेज की जड़ एक फ्रैक्शन है। आगे बताऊंगा फ्रैक्शन क्या होता है, बड़ा भी सिंपल सी बात समझो। फिर आपको परसेंटेज को रिमूव करना हो तो हमेशा क्या कर सकते हैं? या तो डिवाइड बाय 100, ठीक है, या मल्टीप्लाई बाय 1/100। ठीक है, दोनों में से कोई भी काम आप कर सकते हो। मैंने कहा कि ये 30% है भाई, तो आप इस 30 को 100 से डिवाइड कर दो, तो ये देखो एक फ्रैक्शन में आ गया। फ्रैक्शन तो जड़ है,
बिना फ्रैक्शन के तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो पहली चीज तो ध्यान रखना, परसेंटेज का मतलब क्या, आउट ऑफ 100, किसी भी डाटा को 100 से कंपेयर करना ही परसेंटेज है। ठीक है, तो बेस हमेशा, और जब भी आपको कन्वर्ट करना हो परसेंटेज में किसी भी डाटा को, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, जब भी रिमूव करना हो तो डिवाइड बाय 100 कर दो या मल्टीप्लाई बाय 1/100। ठीक है भाई, और ये ध्यान रखना बेस हमेशा क्या होता है, बेस हमेशा 100 लेना है आपको। ठीक है, आपको जैसे मैं सिंपली समझाता हूं, उसने कहा कि रवि हैज 20% मोर देन रघु। ठीक है, रवि के पास रघु से 20% मोर है, तो आप यहां लिख लो आराम से, ये रवि है भाई, ये रघु है। ठीक है, ये रवि है, ये रघु है, RAGHE होगा, मैंने ऐसे ही लिख लिया। ठीक है, तो अब हमेशा ये देखो किससे कंपेयर कर रहा है, रघु से कंपेयर कर रहा है, तो मान लीजिए रघु के पास 100 है, तो रवि के पास इससे 20 ज्यादा होंगे, यानी 120 होंगे। बस आप इतना सा ध्यान रखें, आप जिससे भी कंपेयर करें उसको हमेशा 100 ले लें। ठीक है, मैंने कहा कि सीमा हैज 30%, या सीमा गॉट 30% लेस मार्क्स देन कोमल। समझ रहे हो ना, तो ये सीमा है और ये क्या है, ये कोमल है भाई। ठीक है, कंपेयर किससे हो रहा है, कोमल से, तो कोमल 100 होगी, तो सीमा कितने, 100 माइनस 30, यानी दोनों में रेशियो कितना होगा, 70:100, जीरो से जीरो काट के आ गया। बस हमेशा ये ध्यान रखो, जब भी जिससे कंपेयर करो ना, उसको कितना लेना है, 100 लेना है, बाकी दूसरे को ले लेना है, जो भी इंपैक्ट हो। ठीक है, चलिए, उसके बाद ये एक फ्रैक्शन होता है हमारा। अब फ्रैक्शन की डेफिनेशन सबको पता होनी चाहिए, जैसे मैंने अभी कहा था ना कि 8 आवर्स इज व्हाट परसेंट ऑफ द होल डे। तो जब भी आप किसी भी डाटा को परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, तो आपके पास पहले एक फ्रैक्शन होना चाहिए। अब वो फ्रैक्शन क्या होता है, अब जो न्यूमरेटर में आती है ना वैल्यू, ये हमेशा इम्पैक्ट होता है भाई, और जो डिनोमिनेटर में आता है वो हमेशा बेस होता है। ये 100% वैल्यू होती है, ये ओरिजिनल वैल्यू होती है, ये इनिशियल वैल्यू होती है। ठीक है, अगर हिंदी में बिल्कुल देसी भाषा में बात करूं, तो जो पूछा जाए, ठीक है, या जो दिया हो, वो हमेशा न्यूमरेटर में आता है, और जिसमें से पूछा जाए, जिसमें से पूछा जाए, या जिसमें से दिया हो, जिसमें से दिया हो, वो हमेशा डिनोमिनेटर में होता है भाई। समझ रहे हो, जैसे यहां क्या पूछा है, 8 आवर्स, तो 8 पूछा है तो वो न्यूमरेटर में होगा, किसमें से पूछा, होल डे यानी 24, तो ये एक फ्रैक्शन बन गया। अब परसेंटेज के लिए इंटू 100 कर दो। ठीक है, पूछा कि रवि गोट 400 मार्क्स आउट ऑफ 500, तो रवि का परसेंटेज कितना रहा, तो कितना मिला रवि को, 400, किस में से, 500 में से, परसेंटेज के लिए इंटू 100 कर दो। समझ पा रहे हो ना, जो मर्जी हो, न्यूमरेटर में हमेशा इंपैक्ट आएगा, जो चीज पूछी जाए वो हमेशा। ठीक है, मैं बोलूं कि जो सीमा है, सीमा, सीमा के 300 नंबर है, ठीक है, और जो कोमल है उसके 400 नंबर है। समझ पा रहे हो भाई, तो बताइए सीमा के मार्क्स कोमल के मार्क्स का कितने परसेंट है, तो सीमा के मार्क्स डिवाइड बाय जिससे कंपेयर कर रहा है कोमल के मार्क्स इनटू 100, तो आपको पता चल जाएगा ये कितने परसेंट है। जो भी पूछा जाए, जो भी दिया हो, इंपैक्ट हमेशा न्यूमरेटर में होगा भाई। समझ पा रहे हो, तो ये छोटी छोटी बातें जो अभी तक हमने की है ना, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, कन्वर्ट कैसे करते हैं, रिमूव कैसे करते हैं, कैसे बेस 100 लेके दूसरे को लेना है, कैसे फ्रैक्शन को लेना है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब बहुत बार क्या होता है कि बहुत टेढ़ी मेढ़ी कैलकुलेशन भी आ जाती है, हालांकि ये ईपीएफओ नहीं पूछता है कभी। ठीक है, जब भी हमें परसेंटेज को रिमूव करना होता है, तो आपको अगर थोड़ी कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए बता रहा हूं, अगर आपको किसी नंबर का 100% कैलकुलेट करना आता है, आपको किसी नंबर का 50% कैलकुलेट करना आता है, 25% कैलकुलेट करना आता है, 10% कैलकुलेट करना आता है, 5% कैलकुलेट करना आता है, 2.5% कैलकुलेट करना आता है, या 1%, तो आप बहुत जल्दी चीज़ों को कैलकुलेट कर पाओगे। जैसे मैंने कहा कि एक नंबर है 1600, ठीक है भाई, तो 100% हमेशा वो नंबर खुद ही होता है। जब आपको उसका 50% लेना हो तो उसका हाफ कर दो, अगर आपको 25% लेना हो तो उसका फर्दर हाफ कर दो।
ध्यान रखना, अगर 100% लेना है तो नंबर एज इट इज, 50% लेना है तो उसका हाफ कर दो, 25% लेना है तो फर्दर हाफ कर दो। 100% वही, 50% आधा, 25% उसका आधा। अब अगर आपको उसका 10% लेना है तो आप उसके राइट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो। तो 1600 के राइट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाऊंगा, कितना आ गया? 160। अगर आपको उसका 1% लेना है तो राइट साइड से दो डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, कितना आ गया? 16। तो 10% लेना है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल, 1% लेना है तो दो डिजिट के बाद डेसिमल। ठीक है। अगर आपको उसका 5% लेना है तो 10% का आधा कर दो, तो 160 का आधा कितना हो गया? 80। अगर 2.5% लेना है तो 5% का आधा कर दो, हो गया 40। तो सारी वैल्यूज बहुत आराम से निकल जाएगी, समझ पा रहे हो ना? अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि आपको जैसे 49% ऑफ 1600 लेना है, तो आप इसको ऐसा सोचने की बजाय, आमतौर पे तो आप ऐसे कैलकुलेट करते हो, आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि यार ये तो 50% माइनस 1% है, यानी इसका 50% आधा 800, इसका 1% 16, तो ये तो 784 हो गया। समझ पा रहे हो ना? बस ये फायदा है इसका। आपको लेना है 59%, तो आप इसको ऐसे सोचोगे यार ये तो 60% माइनस 1% है। 60% कैसे लोगे? ये 6 टाइम है 10% का। ठीक है। आपका मन करे तो आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि ये 50% प्लस 10% माइनस 1%। सिर्फ कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए आपको इसी का 78% लेना है। आप इसको ऐसे सोच लो कि ये 75% प्लस 3% है। आप इसी को ऐसे सोच लो कि ये 80% माइनस 2% है। 80 क्या होगा? 8 इंटू 10% माइनस 2%। 2 क्या होगा? 2 टाइम ऑफ 1%। या आप इसी को ऐसे सोच लो कि ये 50% है प्लस 25% है प्लस 3% है। भाई आपकी मर्जी है, बट मेरा मानना ये कि ईपीएफओ में इतनी जरूरत नहीं है। यार ये कोई बैंकिंग का सवाल होता जहां टाइमिंग वगैरह में बहुत या अच्छी कैलकुलेशन दी होती है, वहां तो सोचें। ईपीएफओ में कहाँ इतनी टेढ़ी मेढ़ी कैलकुलेशन है, बहुत आराम से थोड़े टाइम में की जा सकती है, ऐसी कैलकुलेशन होती है। ठीक है। तो आप बहुत इजीली कर सकते हो, तो इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी मैंने बता दिया कि अगर किसी को करना हो तो ऐसे कर सकता है। ठीक है भाई। उसके बाद ये कुछ फ्रैक्शन है भाई। ये फ्रैक्शन कैसे बनते हैं? ये फ्रैक्शन ऐसे बनते हैं, एक कंप्लीट फ्रैक्शन 1 होता है और परसेंटेज में कंप्लीट फ्रैक्शन 100% होता है। ठीक है। तो हमने क्या किया? डिवाइडिंग बोथ साइड बाय सेम नंबर, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय सेम नंबर, दोनों तरफ सेम नंबर से डिवाइड करते गए। ये हो गया 1/2। अगर मैंने दोनों तरफ 2 से, इधर 2 से डिवाइड किया, इधर 2 से डिवाइड किया, 50। मैंने इधर 3 से डिवाइड किया 1/3, इधर 3 से डिवाइड किया 100/3, यानी कि 33 1/3% या 33.33%। मैंने 4 से डिवाइड किया 1/4, इधर बन गया कितना? 100/4 यानी कि 25%। तो ऐसे ही ये सारे फ्रैक्शन बनते हैं, ये आपके सामने लिखे हुए हैं। अगर आपको लगे कि आपको इनको करना चाहिए, वैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। देखो मैं बहुत फ्रेंकली आराम से पढ़ाने वाला आदमी, मुझे कोई जादू छोड़ने की वो नहीं है कि यार ये देखो ये भी कर लो ये भी कर लो। मेरा इन लेक्चर्स में एक ही पर्पज है कि आपको कम मेहनत के साथ एक अच्छी आउटपुट मिल जाए। आपको ऐसा पढ़ाना जो आपके एग्जाम को कवर करता हो। ठीक है। सिखाने को मैं परसेंटेज, मैंने हमारे जो रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, बैंक का रिकॉर्डेड कोर्सेज, मैं 17 वीडियो में पढ़ाया हुआ है। इतना कुछ है, लेकिन वो बैंक रेगुलेटरी बॉडी के लिए भाई, आपके लिए इतना जरूरी नहीं है। 17 वीडियो अकेली परसेंटेज पे, झूठ नहीं बोल रहा, जाके चेक कर लेना हमारा बैंक का कोर्स। लेकिन आपकी नीड इतनी है। मैं यूपीएससी सीसेट बहुत टाइम से पढ़ाता हूँ, और यूपीएससी सीसेट में ठीक ठाक लोग हमें जानते भी है। फ्री में बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है हमारे इसी चैनल पे। ठीक है। तो आप प्लीज एक बार देखो, समझो अपने नीड से। तो ये कुछ फ्रैक्शन मैंने लिख दिए हैं, आप चाहो तो इनको बार बार पढ़ सकते हो। ठीक है। तो ये बेसिक पार्ट है। आपको इस बेसिक पार्ट में ये छोटी छोटी बातें पता हो, मैं उम्मीद करूंगा कि आपने लिख भी ली होंगी। ठीक है। अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है। इस पे प्रैक्टिस, और क्वेश्चन वही होंगे जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट होंगे। ठीक है। जो मुझे लगेगा कि ये चीजें रेलेवेंट हैं, वो सारे कंसेप्ट, वो सारी चीजें मैं कवर करूंगा वन बाय वन। आप भी कोशिश करिए कि वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर पाए, है ना? चलो देखो, जैसे पहला सवाल है, ईपीएफओ 2023
2025 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, वीडियो को पॉज करके समझो क्वेश्चन को, फिर आराम से सॉल्व करो। ठीक है, क्या है, इफ x% ऑफ ए, x% ऑफ ए इज सेम एज y% ऑफ बी, देन what percent of a is z% ऑफ बी। समझ पा रहे हो? तो आंसर एक्स वाई जेड की फॉर्म में देना है आपको। ठीक है भाई, अब अगर मैं यहां से देखूं, ठीक है, तो x% का मतलब एक्स बाय 100 इंटू ए, दैट इज इक्वल टू वाई बाय 100 इंटू बी। ये 100 से 100 कैंसिल। ठीक है, अगर मैं b की वैल्यू देखूं, क्योंकि a का तो परसेंट बताना है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b आ जाएगा ए एक्स बाय वाई। ठीक है, क्या आ जाएगा, ए एक्स बाय वाई। अब अगर मैं यहां देखूं कि ये कुछ भी है, डैश परसेंट है, जो भी है, अगर मैं इसको ले लूं कि ये m है, m की वैल्यू हमें बतानी है, तो m% ऑफ a दैट इज इक्वल टू z% ऑफ b, और b कितना है, ए एक्स बाय वाई। ठीक है भाई, तो m की वैल्यू निकालनी है हमें, तो ये 100 से 100 कैंसिल, ये a से a कैंसिल, तो m इज इक्वल टू किसके आ गया, zx बाय वाई के, और दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर। आप सोचो, ये ईपीएफओ 2025 का सवाल है, और कितनी सी बात पे है, जो पहली बात हमने सीखी कि परसेंटेज को अगर हटाना हो तो 100 से डिवाइड कर दो, बस इतनी सी बात पे है। समझ पा रहे हो? तो आसान है, मुश्किल नहीं है, बट धीरे धीरे करके करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, एक बार हम चेक भी कर लें रिकॉर्डिंग हो भी रही है कि नहीं, कई बार मैं भूल जाता हूं। ठीक है, हो रही है। चलो देखो अगला सवाल, ये ईपीएफओ एपीएफसी 2015 का सवाल है। क्या है, इन एन एग्जामिनेशन पेपर वेयर मैक्सिमम मार्क्स आर 500, जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 500 है, ए गोट 10% मार्क्स लेस देन बी। ठीक है, ए को जो मार्क्स मिले वो बी से 10% लेस है। अगर बी को 100 मिला तो ए को 90 मिला भाई, दोनों के नंबर होंगे 9:10 में। बी गोट 25% मार्क्स मोर देन सी, जो बी है उसको 25% मोर देन मिला सी, तो अगर सी को 100 मिला तो इसको 125 मिला, 25 से कटेगा तो 5:4। सी गोट 20% मार्क्स लेस देन डी, जो सी है उसको डी से 20 लेस मिला, अगर इसको 100 मिला तो इसको 80 मिला, तो मतलब 20 से गया तो ये 4:5 हो गया। क्लियर है भाई? अब वो क्या कह रहा है, इफ ए गोट 360 मार्क्स व्हाट मार्क्स डिड डी गेट। अब एक सिंपल सी चीज समझो, ए बी सी डी तो सारे एक ही है भाई, हर जगह सेम ही होने चाहिए। अब अगर यहाँ ए 9 है, बी 10 है, तो यहाँ भी बी 10 होना चाहिए। मैंने क्या किया, इस पूरे रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 10 ये 8, तो यहाँ भी सी 8 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ सी 8 है, तो मैंने इस पूरे रेशियो को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। रेशियो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब आ जाइए, अब ए को कितना मार्क्स मिला, 9। अब यहां से देखो ना, ए बी सी डी का एक ही रेशियो बन गया, ए को मिला 9, बी को मिला 10, सी को मिला 8, तो डी को मिला 10। अब ए को मिला 360, तो इस 9 की वैल्यू 360 है भाई, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 360 बाई 9, तो ये कट गया 40 से। तो डी को कितना मिला, 10 इंटू 40 यानी कि 400। तो हमसे पूछा है कि डी को कितने परसेंट मिला, क्योंकि यहां तो परसेंटेज में दिया है सब, तो डी को 400 मिला, टोटल कितने में से, 500 में से, तो 400 बाय 500 इंटू 100, 20 से 205 से गया 20, तो डी को मिला 80%। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बात को समझ पाए? तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, आराम से बना सकते हो, बट वही है कि बेसिक तो होना चाहिए भाई। अब जैसे ये ईपीएफओ ईओ 2021 का क्वेश्चन है, मेरा हमेशा मोटिव यही होता है कि आपको पीवाईक्यू करवा दूं तो आपको भी ये लगे कि यार जिस डायरेक्शन में हम बढ़ रहे हैं वो डायरेक्शन सही है। ठीक है, उल जलूल भी मेहनत नहीं कर रहे हैं, यहाँ बहुत सब्जेक्ट है, अकाउंट पे जोर लगाओ। ठीक है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक में ऑडिटिंग पढ़ो, लेबर लॉज पढ़िए, लेबर कोड पढ़िए भाई, बहुत चीजें हैं पढ़ने को, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कैसे कैसे सवाल आते हैं वहां से देखो। यहाँ जहां से आसान आता है वहां कम एफर्ट, जहां मुश्किल आता है वहां ज्यादा एफर्ट। देखो क्या, 40% ऑफ द स्टूडेंट इन ए क्लास आर फ्रॉम इंडिया। ठीक है भाई, किसी क्लास के अंदर इंडिया से जो लोग हैं वो 40 हैं,
तो नॉन इंडियन कह लो या फॉरेनर कह लो, वो कितने होंगे भाई, नॉन इंडियन या फॉरेनर्स, वो होंगे 60। ठीक है, एंड 50% आर गर्ल्स। टोटल जितने भी लोग हैं उनमें 50% बॉयज हैं और 50% गर्ल्स हैं। ठीक है, अब आगे कह रहा है 25% ऑफ द इंडियन स्टूडेंट आर गर्ल। जितने इंडियन स्टूडेंट है इनमें भी बॉयज और गर्ल्स होंगे, जो नॉन इंडियन है उनमें भी बॉयज और गर्ल्स होंगे। तो इसमें जो जितने भी इंडियन है उसमें 25% गर्ल्स हैं भाई। तो 40 का 25% इज 10, तो बॉयज कितने हैं 30। तो अब टोटल बॉयज 50 हैं, उसमें से 30 बॉयज यहाँ हैं, तो 30 बॉयज यहाँ होंगे, सॉरी 20 बॉयज यहाँ होंगे। तो गर्ल्स कितनी बची 40, क्योंकि गर्ल्स का भी टोटल कितना है 50 है। अब पूछ रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ नॉन इंडियन स्टूडेंट आर बॉयज। तो नॉन इंडियन स्टूडेंट में बॉयज कितने हैं 20, आउट ऑफ नॉन इंडियन कितने हैं 60 इंटू 100। तो ये गया 1/3 और 1/3 होता है 33.33%। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, बात को समझ पाए सारे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये ईपीएफओ ईओएओ 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। ठीक है, क्या है, इन ए सिटी 80% पॉपुलेशन ईट राइस। ठीक है भाई, कोई भी सिटी है उसमें 80% पॉपुलेशन ईट राइस। ठीक है, तो ईट राइस और ये नॉन ईट राइस, जो राइस नहीं खाते। तो 80% खाते हैं तो 20% नहीं खाते होंगे। ठीक है, 90% ऑफ द राइस ईटर आर नॉन वेजिटेरियन। अब इसमें भी दो कैटेगरी है, ये वेजिटेरियन भी है और नॉन वेजिटेरियन भी है। तो इसमें से 90% नॉन वेजिटेरियन है, तो 80 का 90% लोगे आप, तो दैट इज 0 से 0 तो 72। तो टोटल 80 में से जो राइस ईटर है उनमें नॉन वेजिटेरियन 72 है, तो वेजिटेरियन 8 है। तो व्हाट परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन आर वेजिटेरियन राइस ईटर। टोटल पॉपुलेशन, टोटल तो 100 होती है भाई, उस 100 में से तो 8 लोग ऐसे हैं जो क्या हैं, वेजिटेरियन राइस ईटर है। ठीक है, बात को समझे सारे, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी ईपीएफओ एपीएफसी 2015 का ही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, इन एन ऑफिस 40% ऑफ द एम्प्लॉयज आर मैन एंड द रेस्ट वीमेन। किसी ऑफिस के अंदर 40% मैन है और बाकी के वीमेन है, यानी कि कितनी वीमेन है 60। हाफ ऑफ द एम्प्लॉयज आर टॉल एंड हाफ शॉर्ट। अब टोटल एम्प्लॉयज तो 100% ही होते हैं ना भाई, तो उसमें से हाफ टॉल है और हाफ शॉर्ट है भाई। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इफ 10% ऑफ द एम्प्लॉयज मैन एंड शॉर्ट। ठीक है, मैन प्लस शॉर्ट 10 है भाई, एंड आर 40 एम्प्लॉयज विमेन एंड टॉल। विमेन और टॉल, विमेन प्लस टॉल, ये ध्यान रखना ये 10% है भाई। ठीक है, ये अभी तक ये सारा ये परसेंट में है, 50% ये 50%, ये विमेन एंड टॉल ये नॉर्मल है। ठीक है, बाकी सारी वैल्यू परसेंटेज में है। तो नंबर ऑफ टोल मैन एम्प्लॉयज, एक छोटी सी चीज है, मान लीजिए वहां पे टोटल एम्प्लॉय, टोटल जो एम्प्लॉय है वो 200 है, अपनी तरफ से मान लिया, 100 बहुत बार मान लिया, इस बार 200 मान लेते हैं। इसमें से अब मैन होंगे और इसमें से विमेन होंगी भाई। ठीक है, तो मैन कितने हैं, इसका 40% यानी कि 80, विमेन है 60% यानी 120। अब इसमें क्या है, इसमें टोल भी है और इसमें शॉर्ट भी है, और ऐसे ही जितनी विमेन है उनमें टोल भी है और उनमें शॉर्ट भी है। ठीक है, मैन शॉर्ट 10%, तो 80 मैन है, उसका 10% यानी 8 मैन शॉर्ट है, तो 72 मैन टोल होंगे भाई। ठीक है, और टोटल टोल है 100 लोग और टोटल शॉर्ट है 100 लोग, क्योंकि 50-50% है दोनों। तब एक बात बताओ, टोटल टोल आदमी, टोल टोल मैन बताना है। ठीक है, 100 है, लेकिन ये हमारे अकॉर्डिंग है, जब हम 200 लेके चले हैं। ठीक है, ये हमारे अकॉर्डिंग है, ध्यान रखना। तो अगर टोटल टोल 100 लोग हैं उसमें से 72 तो मैन ही है, तो विमेन कितनी टोल होंगी 28। तो विमेन जो शॉर्ट होंगी वो कितनी होंगी भाई, ये अगर ये 8 है तो ये
28 गया तो 92, क्योंकि ये भी टोटल 100 है। अब हमें एग्जैक्टली क्या दिया है, विमेन टोल 40 है, टोल विमेन, तो टोल विमेन तो 28 है हमारे अकॉर्डिंग, तो इस 28 की वैल्यू 40 है, तो 1 की वैल्यू 40/28। और पूछा क्या है, पूछा है कि टोल मैन बताओ, टोल मैन कितने हैं 72, तो 72 की वैल्यू होगी इंटू 72, तो ये कटेगा भाई किसी से, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिए ना। मैन, सो 10% ऑफ द एम्प्लॉयज, मैन एंड शॉर्ट, अरे यार देखो छोटी छोटी गलतियां कितनी भारी पड़ जाती हैं कई बार। ठीक है, आपको बचना है इन गलतियों से, जैसे हमने कर दी। कैसे कर दी, ये 10% ऑफ द एम्प्लॉयज आर मैन एंड शॉर्ट हैं, 10% ऑफ द एम्प्लॉयज, नॉट मैन। तो टोटल एम्प्लॉयज तो 200 है, 200 का 10% है तो ये 20 है, तो टोल मैन 60 है भाई। तो टोल विमेन कितनी होंगी 40, क्योंकि टोटल 100 है, और ये कितना होंगे 100, सॉरी 80। ठीक है, अब ये दिया है भाई 40 की वैल्यू 40 दिया है। ठीक है, तो टोल विमेन आर 40, और हमारे अकॉर्डिंग भी 40, तो 40 की वैल्यू 40, तो जो ये डाटा लिया है हमने एग्जैक्टली करेक्ट है, तो हमसे टोल मैन पूछा है वो 60 होगा। ठीक है, देखो एक छोटी सी गलती कितनी भारी पड़ जाती, समझ रहे हो ना, तो इसलिए हमेशा ध्यान से पढ़ा करो चीजों को। यहाँ 10% ऑफ द एम्प्लॉयज बोला था और हमने 10% मैन का ले लिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है वेन डायग्राम पे कुछ क्वेश्चन। वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं ये समझ लो थोड़ा। ठीक है, देखो जैसे हमने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मैथ में पास हैं। ठीक है, सपोज वो ए लोग हैं। ठीक है, कुछ लोग हैं जो इंग्लिश में पास हैं, वो बी लोग हैं। कुछ लोग हैं जो दोनों में पास हैं, वो सी लोग हैं। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो ऐसे बनेगा, ये मतलब ये ए होगा, ये बी होगा और ये सी होगा। ठीक है, अब यहां हो सकता है कि जो सिर्फ मैथ में पास है वो ये वाले लोग होंगे, ओनली मैथ वाले, ये सिर्फ। और जो सिर्फ इंग्लिश में पास है, ओनली इंग्लिश, वो ये वाले लोग होंगे। ये टोटल इंग्लिश में पास हैं बी लोग, लेकिन इनमें ऐसे भी हैं जो मैथ में भी पास हैं। ये टोटल ए लोग हैं जो मैथ में पास है, लेकिन इनमें कुछ ऐसे भी हैं जो इंग्लिश में भी पास हैं, वो सी लोग हैं। समझ पा रहे हो ना, तो ये ओनली मैथ वाले बच गए, ये सिर्फ मैथ में पास है, ये सिर्फ इंग्लिश में पास है, ये दोनों में पास है। क्लियर है, तो जब भी डायग्राम बनाना इस तरीके से बनाना, और जब भी आप डायग्राम बनाओगे ना तो सेम क्वालिटी लेनी है। सेम क्वालिटी का मतलब अगर आप पास ले रहे हो सबके, मैथ के भी पास, इंग्लिश के भी पास, दोनों के भी पास, ये नहीं है कि एक का फाइल उठा लिया, नहीं। ऐसे ही जब 3 वाला डायग्राम बना रहे हैं, सिंपल है। जैसे सुपोज ये वाला डायग्राम ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये वाला जो पार्ट होगा ना ये सिर्फ ए को रिप्रेजेंट करेगा, ओनली ए को। ये वाला जो डायग्राम है ये ओनली बी को रिप्रेजेंट करेगा। ये वाला जो पार्ट है ये ओनली सी को रिप्रेजेंट करेगा। ये वाला जो पार्ट है ये ए बी और सी तीनों को रिप्रेजेंट करेगा। और ये वाला जो पार्ट है ये ओनली ए प्लस बी को रिप्रेजेंट करेगा, सी नहीं है इसमें। ये इसकी बात कर रहे हैं, ये सिर्फ ए और बी का कॉमन है। ये जो है ये सिर्फ ओनली ए और सी का कॉमन है। ये जो पार्ट है ये ओनली बी और सी का कॉमन है। ठीक है, तो कभी आपको ऐसे बोले कि बी और सी बट नॉट ए, तो इसका मतलब इसकी बात कर रहा है वो। अगर वो बोले कि ए एंड सी बट नॉट बी, तो वो इसकी बात कर रहा है। अगर वो बोले कि ए एंड बी बट नॉट सी, तो वो इसकी बात कर रहा है। ठीक है, अगर ओनली ए बोले तो ये, ओनली बी बोले तो ये, ओनली सी बोले तो ये, तीनों बोले। ऐसे ही सेम यहां सिर्फ ए की बात करें, ओनली ए तो ये वाला पार्ट है, ओनली बी तो ये वाला पार्ट है, दोनों का कॉमन तो ये वाला पार्ट है, बस। और ये ध्यान रखना डायग्राम में क्वालिटी हमेशा सेम ली जाती है। ये नहीं है कि एक सब्जेक्ट के पास ले लिए, दूसरे के फेल ले लिए, एक का कुछ ले लिया दूसरे का कुछ, ऐसे डायग्राम नहीं बनता। क्लियर। अब देखो जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6,
इन ए स्कूल 40% ऑफ द स्टूडेंट प्ले फुटबॉल। ठीक है, ऐसे डायग्राम बनाओ। फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं? 40%। तो साथ में लिख लिया करो, ना खेलने वाले कितने होंगे जो फुटबॉल नहीं खेलते? 60%। 50% प्ले क्रिकेट। क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं? 50%। तो 50 ऐसे होंगे जो क्रिकेट नहीं खेलते होंगे। इफ 18% ऑफ द स्टूडेंट प्ले नाइदर फुटबॉल, दोनों ना खेलने वाले कितने हैं? 18%। तो बताओ दोनों खेलने वाले कितने होंगे, ये बताना है। अब मैंने ये क्यों लिखा है ऐसे, ये ना खेलने वाले क्यों लिखे? क्योंकि भैया डायग्राम तो उसी से बनेगा जिसकी सारी सारी वैल्यू दे रखी हो। जैसे अब इसमें खेलने वाले फुटबॉल भी क्रिकेट भी दोनों भी दे रखे हो, समझ रहे हो ना? ये भी तो देखना है कि डायग्राम किससे बनेगा। अब अगर इसका प्ले वाला दे रखा है, पर दोनों प्ले वाला तो नहीं दे रखा ना। फुटबॉल और क्रिकेट इंडिविजुअल तो पता है, दूसरा तो नहीं पता। तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि बोथ को ना खेलने वाले कितने हैं, तो वो कितने? 18%। और मुझे ये पता चले ओनली फुटबॉल को ना खेलने वाले कितने हैं और ओनली क्रिकेट को ना खेलने वाले कितने हैं, तो बाकी जो लोग क्या होंगे भाई? बच गए, वो सारे खेलने वाले होंगे। भाई एक कमरा है, ये एक रूम है, मैंने बोला कि वो लोग बाहर चले जाओ जिनका दोनों खेलों में इंटरेस्ट नहीं है, तो कुछ लोग बाहर चले गए ये। फिर मैंने कहा कि वो लोग भी बाहर चले जाओ जिनको फुटबॉल पसंद नहीं है, कुछ लोग चले गए। फिर मैंने बोला कि वो लोग भी बाहर चले जाओ जिनको क्रिकेट पसंद नहीं है, कुछ लोग चले गए। तो अब कौन बचा कमरे के अंदर? जो दोनों खेलते हैं। ठीक है, और कमरे की टोटल वैल्यू कितनी है? 100%। तो भैया डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ये वो लोग हैं जिनको फुटबॉल पसंद नहीं है, कितने हैं? 60%। ये वो लोग हैं जिनको क्रिकेट पसंद नहीं है, कितने हैं? 50%। ये वो लोग हैं जिनको दोनों पसंद नहीं है, 18%। अब ये पूरा सर्कल 60 है ना, तो ओनली फुटबॉल जिनको पसंद नहीं है, 60 - 18 कितने होंगे? 42। जिनको क्रिकेट पसंद नहीं है, 50 - 18 कितने? 32। तो ये लोग हैं 42, ये लोग हैं 32। तो टोटल 92% लोग ऐसे हैं जिनको या तो एक गेम या दोनों ही पसंद नहीं है। तो फिर कितने बच गए? 8% बच गए जिनको दोनों पसंद है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बात को समझे सारे? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इन ए क्लास 65% स्टूडेंट पास्ड इन मैथ। ठीक है, मैथ में जो पास लोग हैं वो 65% हैं, तो फेल लोग कितने होंगे भाई? 35%। 50% पास्ड इन इंग्लिश। इंग्लिश में कितने पास हैं? 50%। फेल कितने होंगे? 50%। 10% फेल्ड इन बोथ। बोथ में जो फेल हैं वो 10% है। तो ये 40 स्टूडेंट पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट? तो इसका ये जो बोथ में पास है, ये वैल्यू परसेंटेज में निकाल लो भाई। तो अगर मुझे ये पता चल जाए दोनों में फेल कितने हैं, ओनली मैथ में फेल कितने हैं, ओनली इंग्लिश में फेल कितने हैं, तो बाकी जो लोग बचेंगे वो दोनों में पास होंगे। तो दोनों में फेल हैं कितने? 10%। अब ये मैथ में फेल हैं 35%, ये इंग्लिश में फेल हैं 50%। दोनों में फेल कितने हैं? 10। तो ओनली मैथ में फेल कितने होंगे? 35 - 10 25%। ओनली इंग्लिश में फेल कितने होंगे? 50 - 10 40%। तो ओनली मैथ में फेल 25%, ओनली इंग्लिश में फेल 40। तो टोटल फेल 75%। तो पास कितने बचे? 25%। तो इस 25% की वैल्यू 40। तो 100% की वैल्यू ये 4 गुना है, तो इधर भी 4 गुना होगा, यानी कि 160। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बात को समझे? कोई दिक्कत? बना सकते हो आराम से। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, मुझे लगता है आराम से कर सकते हो आप। ठीक है, चलो ये देखो, ईपीएफओ ईओयू 2023 के पेपर में कैसा सवाल पूछा गया। स्कूल हैज 100 स्टूडेंट एंड एवरी स्टूडेंट प्लेज आइदर क्रिकेट और फुटबॉल और बोथ। क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है, या दोनों खेलता है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 100। अब क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट इज ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले फुटबॉल। टोटल
क्रिकेट खेलने वाले जो लोग हैं फुटबॉल खेलने वालों से ट्वाइस हैं। ऑल्सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले ओनली क्रिकेट इज 3 times द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले ओनली फुटबॉल। अगर ये ओनली फुटबॉल एक्स है तो क्रिकेट ओनली क्रिकेट वाले 3 टाइम है, 3x। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले ओनली फुटबॉल, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल इज, तो जो दोनों खेलते हैं वो कितने हैं भाई। क्लियर है। अब मान लीजिए वो वाई है, हमने अपनी तरफ से मान लिया। अब टोटल क्रिकेट खेलने वाले लोग कितने होंगे, 3x+y। और जो सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं वो कितने होंगे भाई, x+y। और ये किस रेशियो में है, 2:1। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3x+y दैट इज इक्वल टू 2x+2y। तो x इज इक्वल टू किसके, y के। तो मतलब ये भी x ही है। ठीक है भाई, तो ये x है, ये x है, ये 3x है, टोटल हो गए 5x। और टोटल लोग कितने, 100। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। तो ये दोनों खेलने वाले कितने हैं, x कह लो y कह लो, वैल्यू तो सेम ही है, 20। तो राइट आंसर इज 20। अगर सिंपल ये बताओ कि डायग्राम ऐसे बनेगा, सिंपल ये बताओ सिर्फ, तो भी आप बहुत आराम से कर सकते थे भाई, तब भी दिक्कत नहीं है। बात को समझे, कर पाएंगे। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बहुत शानदार सा सवाल भी लिया है हमने, क्योंकि किसी भी चीज को बहुत हल्के लेवल पे नहीं खत्म करना है, आने वाले सालों में क्या पता किस तरह का सवाल आ जाए। तो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन लिया है, देखो क्या है। इन ए पार्टी 75% टुक टी। ठीक है, किसी पार्टी के अंदर जो चाय लेने वाले हैं, टी वाले लोग, वो 75 है। 60% टुक कॉफी एंड 15% टुक बोथ टी एंड कॉफी। ये कॉफी वाले हैं जो कि कितने लोग हैं, 60, और दोनों लेने वाले 15 लोग हैं। ठीक है, नो वन टेकिंग मिल्क टेक टी। कोई भी जो मिल्क लेता है वो टी नहीं लेता। ईच पर्सन टेक एटलीस्ट वन ड्रिंक। पर ऐसा हो सकता है कि जो मिल्क लेते हैं वो कॉफी तो लेते हो भाई, ऐसा तो हो सकता है ना। ये मिल्क वाले हैं भाई, वो चाय नहीं लेते लेकिन कॉफी तो ले सकते हैं ना। मैंने कहा कि मिल्क वाले एम है, क्लियर है, मिल्क वाले एम है। और जो मिल्क और कॉफी दोनों लेते हैं वो एक्स है। तो ओनली कॉफी वाले कितने लोग बचे, ओनली कॉफी वाले, तो ओनली कॉफी वाले बचे ये 60 में से 15 और ये एक्स माइनस कर लो, तो 45 माइनस एक्स। ये वो लोग हैं जो सिर्फ कॉफी लेते हैं, ये वो लोग हैं जो टी और कॉफी लेते हैं, ये वो लोग हैं जो कॉफी और मिल्क लेते हैं। ठीक है भाई, और ओनली टी वाले कितने बचे, ओनली टी 75 माइनस 15, ये बचे 60। क्लियर है। अब क्या कह रहा है, हाउ मैनी पर्सन अटेंडेड द पार्टी, कितने लोगों ने पार्टी अटेंड की ये बताइए। अब पहली स्टेटमेंट कहती है कि 50% टुक मिल्क। भाई इससे क्या प्रूव होता है, इससे तो कुछ प्रूव नहीं होगा, क्योंकि जब तक 50 लोगों ने मिल्क लिया, बट या तो हमें यह पता हो कि ओनली मिल्क कितने लोगों ने लिया, तब ये वैल्यू आ जाएगी। तो जब तक ये ना पता चले कि ओनली मिल्क कितने लोगों ने लिया है या ओनली कॉफी एंड मिल्क कितने लोगों ने लिया है, तब तक बात नहीं बनेगी, स्टेटमेंट से नहीं होगा। ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट देखो, नंबर ऑफ पर्सन हु अटेंडेड द पार्टी इज 5 times द नंबर ऑफ पर्सन हु टुक मिल्क ओनली। टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने जिन्होंने पार्टी अटेंड की, 60 लोग तो ये है, प्लस 15 लोग ये हैं, फिर ये ओनली कॉफी, फिर ये कॉफी एंड मिल्क, फिर ये मिल्क, ये टोटल पर्सन है, और दैट इज इक्वल टू 5 times द नंबर ऑफ पर्सन हु टेक मिल्क ओनली। अब यहां से हो जाएगा सोल्व, कैसे हो जाएगा, क्योंकि x से x कट गया, ये 60 और ये 60, 120, ये m उधर जाके माइनस होगा 4m, तो m की वैल्यू आ गई 30। टोटल लोग कितने हैं, 5m, तो 5 इंटू 30 150। तो इस स्टेटमेंट से हो जाएगा। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी अदर स्टेटमेंट अलोन। आइदर से नहीं होगा, कोई बोथ से नहीं होगा, ना इधर से नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। टेढ़ा भी आ सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब कुछ इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, इन ए इलेक्शन a candidate gets 44% of votes and loses by 840.
व्हाट इज द टोटल वोट्स पोल्ड इफ देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट एंड ऑल वोट्स पोल्ड वर वैलिड। हमेशा ये देखा करो कि टोटल वोट कितने, अपनी मर्जी से मान लीजिए 100। अब ये देखो पोल कितने हुए, सारे पोल हुए भाई। फिर ये देखो इनमें से वैलिड कितने हैं, सारे ही वैलिड हैं। ठीक है, अब वैलिड में से ही विनर को मिलेंगे, वैलिड में से ही लूजर को मिलेंगे। अब जो लूजर है उसको 44% मिला, तो 100 का 44 44, तो इसको मिला होगा 56, क्योंकि टोटल तो 100 है ना, 100 का 44 इसको मिला, इसको मिला 56, तो दोनों के बीच का अंतर कितना है 12, और ये अंतर है 840, तो 1 की वैल्यू 12 से गया 70। अब आपको टोटल वोट बताने हैं तो 100 इंटू 77,000। अगर ये बताना पोल कितने हुए तो 100 इंटू 70, वैलिड कितने हैं तो 100 इंटू 70, लूजर को कितने मिले तो 44 इंटू 70, विनर को कितने मिले तो 56 इंटू 70। जो मर्जी निकाल लो यार, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहां तो टोटल ही बताने थे 7000। बात समझ पाए सारे? आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 8% of the voters in an election did not cast their votes. In the election, there were only two candidates. The winner, obtaining 48% of the total votes, defeated his contestant by 1100 votes. The total number of voters in election was. देखो, मान लीजिए जो टोटल वोटर है वो कितने हैं 100, तो पोल वोट कितने हैं जो पोल हुए वो 92 है, क्योंकि 8% ने नहीं डाला। ठीक है, तो इसमें से जो वैलिड वोट है वो कितने हैं, वो भी 92। अब इसमें से विनर और लूजर को मिला है, 48% मिला विनर को, तो 100 का 48 48, लूजर को कितना मिला 92 माइनस 48 44, क्योंकि हमेशा विनर और लूजर का वोट दैट इज इक्वल टू टोटल वैलिड वोट। अब ये कितने मार्जिन से जीता 4, और मार्जिन कितना 1100, तो 1 की वैल्यू 4 से गया 275, तो टोटल वोट कितने 100 इंटू 275, पोल्ड वोट कितने हैं 92 इंटू 275, वैलिड कितने हैं 92 इंटू 275, लूजर को कितने मिले 44 इंटू 275, विनर को कितने मिले 48 इंटू, जो मर्जी सवाल का जवाब दे दो, हालांकि यहाँ टोटल पूछा है तो 27,500। क्लियर है? चलो, एक इसमें इस तरह के सवाल बड़े आते हैं। ठीक है, तो इस तरह के भी 2-3 क्वेश्चन करते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो सारा कर लेते हैं हम। ये यूपीएससी पूछता है इस तरीके से। क्या है, इन ए लाइब्रेरी 20% ऑफ द बुक्स आर इन हिंदी। ठीक है, अगर मैं कहूं कि जो टोटल बुक्स हैं वो 100 है भाई। ठीक है, अब इसमें से जो हिंदी में है वो 20% है, तो 20 बुक्स आर हिंदी। अब बच गई कितनी 80। 50% ऑफ द रिमेनिंग इन इंग्लिश, इंग्लिश में कितनी है 50%, बट किसका, इस बचे हुए का, तो 80 का 50% 40, अब कितनी बची 40। अब इसका 30% आर द रिमेनिंग इन द फ्रेंच, तो इसका 30% लोगे तो 12 फ्रेंच में है, एंड रेस्ट 63 बुक्स आर इन रीजनल लैंग्वेज। अब कितनी बची 28, तो ये 28 बुक्स आर इन द रीजनल लैंग्वेज। और अब दे क्या रखा है, ये रीजनल लैंग्वेज दे रखा है, यानी ये 28 इज इक्वल टू 6300, तो 1 की वैल्यू 6300 बाई 28, 4 से 7 से गया 4, 7 से गया 900, 4 से गया 225। देन फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स, तो टोटल बुक अगर बतानी है तो 100 इंटू 225, तो 22,500। कोई पूछे हिंदी में कितनी है तो 20 इंटू 225, पूछे इंग्लिश में कितनी है तो 40 इंटू 225, पूछे फ्रेंच में कितनी है तो 12 इंटू 225, जो मर्जी पूछ ले, इसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई कहीं, है ना। चलो नेक्स्ट ट्राई करो, बढ़िया क्वेश्चन है सारे। A person spend 30% of his monthly income on rent and out of the remaining amount this, एक पर्सन की जो टोटल इनकम है वो 100, यहां रिमेनिंग वाला पार्ट लिखते जाना हमेशा।
ठीक है, तो 30% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन रेंट, रेंट पे कितना लगाया 30, अब बचा कितना उसके पास 70। ही स्पेंड 40% ऑन हाउस होल्ड आउट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, आउट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट 40% ऑन द हाउस होल्ड आइटम्स, हाउस होल्ड, तो इसका 40% क्या होगा 28। 20% ऑन इंटरनेट एंटरटेनमेंट, इसका 20% 14। 10% ऑन स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स में कितना 10% यानी 7, एंड सेव्स द रिमेनिंग अमाउंट विच इज दिस। अब देखो इतना खर्च कर दिया उसने इसमें से, तो 70 माइनस 28, 42, 49, कितना बचा 21, तो ये उसकी सेविंग है। और उसकी सेविंग कितनी है, दैट इज इक्वल टू 5250, तो 1 की वैल्यू 5250 डिवाइड बाय 21, 21 टू जा 42, 25 जा 0, तो 1 की वैल्यू है 250। तो व्हाट इज द मंथली इनकम ऑफ द पर्सन, तो टोटल 100 इंटू 250, दैट इज 25,000। पूछता रेंट पे कितना लगाया, तो 30 इंटू 250। पूछता हाउस होल्ड पे कितना लगाया, 28 इंटू 250। एंटरटेनमेंट पे कितना खर्च किया, 14 इंटू 250। स्पोर्ट्स पे कितना खर्च किया, 7 इंटू 250। सेविंग तो बता ही रखी थी। मतलब कुछ भी हो सकता है यार क्वेश्चन में, आपको हमेशा इसी सेम तरीके से ट्रीट करना है। बात को समझे, किस तरीके से ट्रीट करना है, सेम इसी तरीके से ट्रीट करना है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क दे रहा हूं, बहुत ही शानदार सवाल है। ठीक है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, सबको बताना है। क्लियर है, चलो अब आ जाओ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में आपको ये दो तीन रिलेशन पता होने चाहिए बस। ठीक है, जिसको ये पता होगा उसको ईपीएफओ में प्रॉफिट एंड लॉस से उसका सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, क्या क्या, पहले तो आपको ये पता हो कि सीपी क्या होता है। सीपी क्या होता है, सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, एक ऐसा आर्टिकल जिस प्राइस पे उसको परचेज किया जाता है, एक किसी आर्टिकल को जिस प्राइस पे परचेज किया जाता है, या उसका मैन्युफैक्चर करने में जो भी खर्चा आता है उसको उसका कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। एक्सपेंडिचर वर्ड भी यूज कर देगा कई बार। ठीक है भाई, एसपी क्या होता है, एसपी होता है, एसपी क्या होता है, एसपी होता है सेलिंग प्राइस। जिस प्राइस पे किसी आर्टिकल को सेल किया जाता है, बेचा जाता है, उसको उसका क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। एक होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट प्रॉफिट क्या होगा भैया, प्रॉफिट तभी होगा आपको जब आप किसी आर्टिकल को ज्यादा में बेचोगे कम में खरीद के। आपने खरीदा 100 रुपए का, बेच दिया 105 का, 110 का, 120 का, 130 का, जितने मर्जी का बेच दो, लेकिन अगर 100 से ज्यादा है वो प्राइस, तो आपको हमेशा प्रॉफिट होगा। ठीक है, लॉस कब होगा, लॉस तभी होगा आपको जब आप उसको ज्यादा में खरीद रहे हो और बेच कम में रहे हो। आपने 100 का खरीदा, उसको बेच दिया 95 का, 90 का, 70 का, 87 का, 85 का, जितने मर्जी का, तो आपको हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। क्लियर है, पहली चीज तो आपको यह ध्यान रखनी है। बात को समझे, अब इनमें एक रिलेशन कैसे बनाना है, ये थोड़ा सा ध्यान से सुनना भाई। अब मैंने आपको एक चीज बताई कि प्रॉफिट आपको तभी होगा जब आपका एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। ठीक है, तो रिलेशन कैसे बनाना आपको हमेशा, कि जब भी आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करोगे तो आपका हमेशा क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। आपने कोई आर्टिकल खरीदा 50 रुपए का, सेल कर दिया 55 रुपए का, तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ, आप सीधा बोलो कि भाई इतने में बेचा, इतने में खरीदा था, तो मेरा प्रॉफिट 5 रुपए का है। ठीक है, आपको रिलेशन बनाना है। लॉस हमने क्या देखा कि जब भी हमारा कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस से, तो ही हमें लॉस होगा। तो हमेशा जब भी आप कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करोगे, दैट इज इक्वल टू द लॉस। मैंने कहा कि कोई आर्टिकल हमने 55 रुपए में खरीदा, बेच दिया 50 रुपए में, तो कितना लॉस हुआ, तो लॉस हुआ
55 माइनस 50 यानी कि 5 रुपीज का। ठीक है, बट अगर वो हमसे पूछता कि प्रॉफिट परसेंट बताओ, यहां लॉस परसेंट बताओ, तब क्या होता? ये बात ध्यान रखिए कि चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किए जाते हैं। जैसे अगर यहां मेरा प्रॉफिट परसेंट बताना है तो प्रॉफिट कितने को हुआ 5 का, लेकिन किस पे 50 पे, परसेंटेज के लिए इंटू 100, तो मुझे प्रॉफिट जो हुआ वो 10% का हुआ। अगर मुझे यहां लॉस बताना है तो कितने का लॉस हुआ 5 का, लेकिन किस पे हुआ 55 पे, और इंटू 100, 5 से गया 11, तो 9 1/11% का। ये दोनों सेम नहीं आए, हालांकि ये अमाउंट में दोनों सेम थे, यहां 5 का प्रॉफिट यहां 5 का लॉस। क्यों नहीं आए? क्योंकि दोनों का बेस अलग अलग है, इधर सीपी कुछ है इधर सीपी कुछ है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे आप, बात समझ पाए। और यहीं से दूसरा कुछ भी निकालना हो, एसपी माइनस सीपी होता है प्रॉफिट, कभी हमें सीपी निकालना है तो सीपी उधर जाके प्लस का हो गया, प्रॉफिट इधर जाके माइनस का हो गया। ठीक है, कभी आपको एसपी निकालना है तो सीपी उधर जाके प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। मतलब ये मत सोचना कि कुछ फॉर्मूले रटने पड़ेंगे भैया। चलो इसको भी एक अलग तरीके से निपटाता हूं, देखो ध्यान से सुनना। मैं सीपी ले रहा हूं 100%, ठीक है, तो जब भी हमें प्रॉफिट होगा तो याद रखना, आपको अगर एसपी निकालना है तो 100% में प्रॉफिट परसेंट ऐड कर दोगे। मुझे मुझे 20% का प्रॉफिट हुआ तो मेरा एसपी क्या होगा 120%। मुझे 10% का प्रॉफिट हुआ, मेरा एसपी क्या होगा 110% डायरेक्टली। मुझे 3% का प्रॉफिट हुआ तो मेरा एसपी क्या होगा 103%। और जब भी लॉस होगा, लॉस, तो अगर आपको एसपी लेना है तो 100% में से लॉस को माइनस कर दो। मुझे लॉस हुआ 20% का तो मेरा एसपी क्या होगा 80%। मुझे लॉस हुआ 10% का तो मेरा एसपी क्या होगा 90%। मुझे लॉस हुआ 3% का तो मेरा एसपी क्या होगा 97%। ठीक है, तो ऐसे करके रिलेशन बनाना है आपको। तो जब भी प्रॉफिट हो 100 में ऐड कर दो, जब भी लॉस हो 100 में से माइनस कर दो। तो पहली चीज ये समझ में आ गई भाई। ठीक है, दूसरी चीज सेम पे काम करता है ये वाला कंसेप्ट, ठीक है, जिसको बोलते हैं एमआरपी, एमपी, सेल प्राइस, ये सारे एक ही होते हैं। ठीक है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है, ऐसे ही जो डिस्काउंट होता है ना वो एमआरपी पे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो जब भी हम एमआरपी में से डिस्काउंट माइनस करेंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस आएगा। मैंने कहा कि एक आर्टिकल का एमआरपी है 500 रुपया, उस पर डिस्काउंट दे दिया 10%, तो बताओ उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? भैया जो डिस्काउंट है वो एमआरपी पे ही कैलकुलेट करेंगे, यानी 500 का 10% तो 50 का डिस्काउंट हुआ, तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो एमआरपी माइनस डिस्काउंट, यानी कि कितना? तो जब भी एमआरपी में से डिस्काउंट माइनस कर दोगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। कभी कभार उल्टा होगा कि किसी आर्टिकल का एमआरपी है 500 रुपए और वो हमने सेल कर दिया 400 में, बताओ कितना डिस्काउंट परसेंट दिया? तो भैया देख लो ना डिस्काउंट कितना दिया, 500 की चीज 400 में बेची तो डिस्काउंट दिया 100 रुपीज, तो डिस्काउंट परसेंट कितना, 100 का डिस्काउंट किस पे, एमआरपी पे 500 इंटू 100, 20 से 20, तो डिस्काउंट कितने परसेंट दिया 20%, खत्म। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है। तो सेलिंग प्राइस तीन तरीके से आता है, जब प्रॉफिट हो रहा हो तो सीपी में ऐड कर दो, लॉस हो रहा हो तो सीपी में से माइनस कर दो, और जब डिस्काउंट दे रखा हो तो एमआरपी में से माइनस कर दो। जिसको इतनी बात समझ में आ गई उससे ईपीएफओ में प्रॉफिट लॉस एमआरपी डिस्काउंट ये सवाल गलत नहीं हो सकता। ठीक है, आसान है, बहुत आसान है, बहुत आराम से कर सकते हो, किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। अब कुछ सवाल करते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे प्रीवियस ईयर से ही। ये देखो ईपीएफओ ईओ 2027 में पूछा गया, सॉरी 2017 में पूछा गया, 27 तो अभी आया ही नहीं है मेरे भाई। फ्लो फ्लो में, इंटरनेट का जमाना है भाई। ठीक है, कोई क्या करेगा, इतनी सी लाइन काट के भी वायरल कर सकता है। देखो बेवकूफ मास्टर कह रहा है 2027 में, क्योंकि कंटेंट के भूखे लोग हैं आजकल, है ना। मैं चाहता हूं कर दो वायरल, कर दो। ठीक है
हजारों घंटे पढ़ा चुका हूं मैं यूट्यूब पे, ठीक है, और सही जगह पढ़ा चुका हूं बहुत। यूपीएससी सी सेट, एक से एक रिजल्ट मिलेगा आपको, बच्चे पढ़ के न जाने कितने सेलेक्टेड लोगों ने भी रील्स बनाई हैं। रेगुलेटरी बॉडी, आरबीआई, नाबार्ड, सेबी, इवन ईपीएफओ, एपीएफसी, ईओएओ, बैंकिंग एग्जाम, ठीक है। तो पर्पज वायरल होना नहीं है, पर्पज है रिजल्ट, ठीक है, कि जो मेहनत कर रहे हैं उस दिशा में आगे बढ़े, ठीक है। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 15। ए क्रिकेट बैट इज परचेज्ड एट अ 20% डिस्काउंट। एमआरपी अगर 100 रहा होगा तो डिस्काउंट कितना 20 का भाई, तो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा 80, ठीक है। तो एमआरपी और सेलिंग प्राइस में अगर रेशियो बनाऊं तो ये 100, तो ये 80, तो 20 से गया कितना 5:4। अब कह रहा है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ द बैट इज 1000, तो सेलिंग प्राइस 4 है, 4 की वैल्यू 1000, तो 1 की वैल्यू 1000 बाय 4 यानी कि 250। तो व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस, तो ओरिजिनल प्राइस 5 था, तो 5 इंटू 250, 1250। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, मुश्किल नहीं है। चलो नेक्स्ट 16 नंबर क्या है देखो। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 20%। अच्छा, इसमें एक कंसेप्ट और बता देता हूं मैं, ठीक है, इसको बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। मुझे ध्यान आया, ये छूट गया हमसे, इस पे भी कई बार सवाल आता है। सक्सेसिव डिस्काउंट, एक डिस्काउंट नॉर्मल, एक सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब समझते हो? जैसे हमने कहा कि हमारे जो ईपीएफओ का मास्टर कोर्स है उस पे हम 60% प्लस 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं आपको। अब कुछ बच्चे सोचेंगे अच्छा 80% का डिस्काउंट मिल गया मुझे, अरे नहीं, दैट इज नॉट इक्वल टू 80%। इसका मतलब ये है कि अगर ईपीएफओ के कोर्स का प्राइस 100 रुपए है तो पहले 60% का डिस्काउंट दिया जाएगा। अब जो प्राइस बच गया फिर उस पर 20% का डिस्काउंट दिया गया 8, तो फाइनली आपको ये इतने रुपए में मिलेगा। तो जो डिस्काउंट मिला वो 68 का मिला भाई मेरे, ना कि 80 का मिला। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब है एक के बाद एक, समझ रहे हो, एक डिस्काउंट मिला, जो प्राइस बच गया फिर उस पर दूसरा डिस्काउंट, फिर जो प्राइस बच गया उस पर तीसरा डिस्काउंट, हो सकता है इस पे आगे एक और दे दे 25%, तो इसका 25% 8, तो ये 24 के बराबर हुआ, तो मतलब ये इतने का मिलेगा फाइनली। अब इसका मतलब ये थोड़ा है कि 60 प्लस 20 प्लस 25, ये तो 105% का डिस्काउंट हो गया, 5% घर से ही दे रहा है ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। चलो आ जाओ, ये ईपीएफओ ईओएओ 2017 में पूछा गया सवाल क्या है। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 20% फर्दर, देर इज ए टैक्स ऑफ 5% ऑन द इंक्रीमेंट, ठीक है। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 20% फर्दर, देर इज ए टैक्स ऑफ 5% ऑन द इंक्रीमेंट। भैया अगर उसका जो प्राइस है वो कितना है, दैट इज 100, तो उस पे इंक्रीमेंट कितने का, इंक्रीमेंट कितने का 20 का। अब इस इंक्रीमेंट पे टैक्स लगा 5%, तो 20% का 20 का 5% 1, तो फाइनल जो प्राइस बना वो 121 बना। इफ द आर्टिकल कॉस्ट दिस टू द कस्टमर, अब इसकी वैल्यू इतनी है, तो 1 की वैल्यू कितनी 1331 बाय, तो ये कट गया किससे, 11 है, 11 दूनी 22, 11 से, तो 1 की वैल्यू 11। तो व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर इंक्रीज, तो बिफोर इंक्रीज तो 100 था, तो 100 इंटू 11 यानी 1100। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, बात को समझे सारे, तो ऐसे करना है, कोई दिक्कत परेशानी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ईपीएफओ एपीएफसी 2015। ए मैन बाइज एप्पल्स एट अ सर्टेन प्राइस पर डजन and sells them at 8 times that price per 100, ठीक है। तो what percentage does he gain or loss? A man buys apple at a certain price per dozen, मान लीजिए
उसने एप्पल खरीदे कितने, 12। प्राइस, टोटल अमाउंट पे किया 12। अब वो कह रहा है एंड सेल्स देम एट 8 टाइम्स दैट प्राइस पर 100। यानी अब वो 100 एप्पल सेल कर रहा है 8 टाइम्स ऑफ दैट प्राइस, 96 के। ठीक है भाई, 96 के। अब अगर मैं यहां पे देखूं, यहां तो एक एप्पल 1 रुपए का था, तो 100 एप्पल 100 के ही रहे होंगे भाई। तो 100 एप्पल खरीदे तो 100 के, और 100 एप्पल बेचे कितने के, 96 के। तो क्या हो गया, 4% का लॉस, खत्म। इतना थोड़ा ना सोचना है भाई। भाई 12 एप्पल 12 रुपए के खरीदे और बेचे कितने, 100 एप्पल 8 टाइम्स एंड सेल्स देम 8 टाइम्स दैट प्राइस पर 100। तो 100 एप्पल बेचे, जितने के खरीदे थे उसके 8 टाइम्स पे। तो ये भी देख लो ना, आर्टिकल तो सेम हो कि अगर 100 एप्पल 96 के बेच रहा है तो 100 एप्पल खरीदे कितने के होंगे, 100 के, क्योंकि एक एप्पल 1 रुपए का खरीदा था। ये देखो, ये ईपीएफओ 2025 में पूछा गया सवाल है, क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग एजर्सन एंड रीजन। अब ये एजर्टन क्या है, एजर्सन कह लो, जो भी है यार। अब कोई यूएस वाली इंग्लिश बोलता है, कोई यूके वाली, अपनी देसी है हरियाणा वाली। ठीक है, चलो। क्या कह रहा है, 15% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम इज मोर देन द डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑन द सेम एंड ए सब्सिक्वेंट सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 5। बिल्कुल सही कह रहा है। 100 रुपए की एक चीज है, उस पर डिस्काउंट 15%, कितना हुआ, 15। लेकिन जब वो इस 100 रुपए पे पहले डिस्काउंट दिया 10%, 10, अब वो बच गया 90, फिर इस पे 5% का डिस्काउंट, तो इसका 5% क्या होगा, 4.5। तो यहां से तो टोटल डिस्काउंट 14.5 हुआ ना, और यहां से 15। रीज अब ये एजर्टन क्या है, बिल्कुल सही है, मोर है, ये बिल्कुल ट्रू है भाई। रीजन भी दे रहा है, द सब्सिक्वेंट सक्सेसिव डिस्काउंट इन द ऑन द डिस्काउंटेड अमाउंट, बिल्कुल। जो सक्सेसिव डिस्काउंट लगता है वो डिस्काउंटेड अमाउंट पे ही लगता है, तो ये भी सही है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिगार्ड टू द अबव एजर्टन एंड बोथ द एजर्टन एंड द रीजन आर इंडिविजुअली ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्सन। बिल्कुल सही कह रहा है भाई, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, कितना बढ़िया आसान, जिसको सक्सेसिव डिस्काउंट पता है वो कर जाता। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द हेडफोन इज रुपीज 1100। एक हेडफोन है भाई, इसका जो सीपी है दैट इज 1100 एंड इज मार्क्ड 1/11 अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। इसका जो एमआरपी है वो जितना इसका सीपी है इससे 1/11 अबव, मतलब उसका एमआरपी 1200 बना दिया। एंड सोल्ड फॉर ए डिस्काउंट ऑफ 20%, इस पे डिस्काउंट दे रहा है 20%। तो डिस्काउंट तो हमेशा एमआरपी पे ही देगा भाई। तो 1200 का 20% इज 240। तो इसका सेलिंग प्राइस बचा कितना, 1200 एमआरपी है, 240 इसका डिस्काउंट दिया, तो सेलिंग प्राइस है 960। ठीक है भाई। अब क्या कह रहा है, द मार्क प्राइस ऑफ द चार्जर इज 25% मोर देन द सेलिंग प्राइस ऑफ द हेडफोन। एक चार्जर है, उस चार्जर का एमआरपी जो है वो हेडफोन के सेलिंग प्राइस से 25% ज्यादा है। तो इसका 25% होगा 240, आधे का आधा। तो इसका एमआरपी बन गया 1200। ठीक है, एंड इज सोल्ड फॉर ए डिस्काउंट ऑफ 10%। इस पे डिस्काउंट दिया 10%, तो इस 1200 का 10% इज 120। तो सेलिंग प्राइस बचा एमआरपी माइनस डिस्काउंट, यानी कि 1080। ठीक है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चार्जर इज 100 लेस देन दैट ऑफ द हेडफोन। इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो हेडफोन के कॉस्ट प्राइस से 100 लेस है, तो ये हो गया 1000। तो फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज ऑब्टेन ऑन द चार्ज। तो 1000 की चीज 1080 में बेची तो 80 का प्रॉफिट। तो 80/1000 इंटू 100, 20 से 2 0 0 से 0, तो कितना आ गया, 8%। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन 4 ही होने चाहिए, तो 4 ही होने चाहिए। ठीक है भाई, चलो
यहां भी 4 ही होंगे ऑप्शन, अब यही आंसर ना हो। चलो जो होगा देखा जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20। श्रेया receives successive profits of 15% and 20% respectively on her accessories sold to Nisa। ठीक है, सक्सेसिव प्रॉफिट लिया 15% और 20% का। सक्सेसिव का मतलब लगातार। निशा सेल्स 70% of them to her at 10% profit and remaining at the same price to Sweta. If cost price for accessories for Shreya is this for 10 piece, then calculate the। अब देखो जो श्रेया है, श्रेया इसने 10 पीस 5000 के खरीदे, यानी कि 500 पर पीस। ठीक है भाई। अब इसने प्रॉफिट कमाया 15 और 20% का और निशा को सेल कर दिए। तो 500 का 10% 50, तो ये प्राइस हो गया 550। फिर सक्सेसिव प्रॉफिट है तो फिर इसका 20% लेंगे, 1/510। तो फाइनली उसने इतने का एक पीस बेचा। ठीक है, तो श्रेया के लिए जो एसपी है वो 10 इंटू 660 यानी कि 6600 है। बट ये बेचा किसको? निशा को। अब निशा ने टोटल इतने में 10 पीस खरीदे। ठीक है, यानी 660 पर पीस इतने में खरीदे। अब इसने क्या किया? सेल्स 70% ऑफ दैम टू हर से 10% प्रॉफिट। तो 660 और इसका 10% 66, तो ये बन गया 66 6 72 226। ठीक है, तो इसने इतने के 70% मतलब 7 पीस बेच दिए और बाकी के जो 3 पीस है, 3 पीस वो सेम प्राइस में बेचे भाई। अभी भी कुछ गड़बड़ ना कर दी हमने? कर दी गड़बड़? थोड़ा देखा करो क्या गड़बड़ करी, क्या गड़बड़ करी बताओ, किसी को पता चला? गड़बड़ करी हमने डिस प्रॉफिट पे। ये प्रॉफिट 15% है, हमने 10% ले लिया भाई। तो इसका 15% या पहले 20% ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका 20% लिया 100, तो ये 600 का हो गया। अब 600 का 15% 90, तो ये 690 पर पीस बेचा उसने। तो इसका जो सेलिंग प्राइस है टोटल वो 6900 होगा। तो निशा ने ये 6900 में खरीदा, तो पर पीस 690 में। अब उसने 70% 7 पीस इसी पे बेचे। अरे यार 3 पीस इतने पे बेचे क्योंकि रिमेनिंग ऑन द सेम प्राइस, और जो 7 पीस है वो इसके 10% के प्रॉफिट पे बेचे। ये इसका फाइनल सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, तो ये 039 जा 27 2070 प्लस इसका 11 9 99 66 9 75 गुना 7, तो ये 2070 और ये 7 9 63 6 35 और 6 41 49 6 53, तो ये 3 8 3 7 3 8 3। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। क्लियर है भाई? बना सकते हो, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बनाया जा सकता है, लेकिन अगर थोड़ी सी मेहनत करोगे तब ऐसे हवा में नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। द प्रॉफिट अर्नड ऑन सेलिंग एन आइटम इज इक्वल टू 3/5 ऑफ द डिस्काउंट गिवन ऑन इट्स मार्क प्राइस। जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट दैट इज 3/4 ऑफ द डिस्काउंट। ठीक है भाई, द आइटम इज सोल्ड फॉर दिस, आइटम इज सोल्ड फॉर 1596 and the item was marked at 20% above its cost price। ठीक है, जो एमआरपी है वो कोस्ट प्राइस से 100% अबव है भाई। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो ये 5:6 में होगा। मैंने कहा कि ये 6x और ये 5x है। ठीक है, अगर यहां से देखूं प्रॉफिट बाय डिस्काउंट किस रेशियो में है? 3/5।
4। तो मैंने क्या किया, एमआरपी में से, एक बात बताओ, अगर एमआरपी में से डिस्काउंट माइनस कर दे, एमआरपी में से सेलिंग प्राइस माइनस कर लो, ठीक है, और सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर लो, तो ये डिस्काउंट बाय प्रॉफिट आ जाएगा, होगा भाई। एमआरपी में से सेलिंग प्राइस माइनस कर दें तो डिस्काउंट, और सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दे तो प्रॉफिट। तो एमआरपी है 6x, इसमें से सेलिंग प्राइस माइनस कर दो और सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दो, दैट इज इक्वल टू डिस्काउंट है 4 और ये 3। तो ये 3 6 जा 18x माइनस 1596 इंटू 3, दैट इज 4 इंटू 1596 माइनस 20x। इधर आके प्लस का हो गया 2x, उधर जाके प्लस का हो गया 7 इंटू 1596। तो x की वैल्यू आ गई है 2 से गया 7 इंटू, गड़बड़ कर दिया क्या, प्रॉफिट इज 3/4 ऑफ द डिस्काउंट, एमआरपी माइनस, और क्या कह रहा है, एमआरपी वाज 20% अबव कॉस्ट प्राइस, एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस, 6x माइनस सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 20x, तो 18x माइनस दिस, ये इधर आके प्लस का होगा तो 38x होगा। ये इधर आके प्लस का होगा, तो ये 1596/38, 19 से गया 2, 19 से जाएगा 19 अट्ठा 152, 1976, 2 से गया 42, 7 दूनी 14, 28 29, तो x की वैल्यू आ गई इतनी। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, तो 5 इंटू 294, 145 20 1470। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 5। हालांकि 4 ही ऑप्शन आते हैं आपके पेपर में, तो ये 5वां बना दिया मैंने। चलो, ये एक आखिरी सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क, कमेंट करके बताना, मुश्किल नहीं है, आसान सवाल है, कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है भाई, चलिए, उम्मीद करूंगा लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। कम टाइम में लिमिटेड एग्जाम ओरिएंटेड हम इस सीरीज में पढ़ा रहे हैं, इसको लगातार फॉलो करें और प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करो ये लेक्चर कैसे लग रहे हैं। लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ईपीएफओ के किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, आप हमारे मल्टीपल कोर्सेज से भी जुड़ सकते हो। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है या गूगल पे टाइप करना है edutap.in, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, या कोर्सेज में जाओगे तो कोर्सेज में जाके आपको यूपीएससी ईपीएफओ कोर्सेज पे क्लिक करना है और ये आपके सामने हमारे मल्टीपल कोर्सेज आ जाएंगे। तो जो भी आपको अपनी सहूलियत के अनुसार सही लगे उसी कोर्स में आप इनरोल करें। ठीक है, चलिए, तो सेशन से जुड़ने के लिए आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। लाइक और कमेंट जरूर करना भाई।